पढ़ भाई, कहाँ चला गया दक्ष अग्रवाल? हाँ सर। सर वो तो पढ़ लिया था ना ऊपर वाला। ये पढ़ लिया था, फर्स्ट पॉइंट से चालू करना है। यस सर। ठीक है, कीजिए। To determine the character of the company, that is, to find out whether co-enemy or friend. In the whether law whether relating the company is enemy company और a friend company, उसका सही नेचर पता लगाने के लिए हमको उसके पीछे बैठे हुए लोगों को समझना पड़ेगा कि वो कौन है। पीछे बैठे हुए लोग ये नहीं बोल सकते कि भैया कंपनी तो आपके कंट्री में ही बनी हुई है इसलिए आपकी फ्रेंड कंट्री। अरे तुम तो चाइना में बैठे हुए लोग हो ना, तुम हमारी एनिमी कंट्री के लोग हो। तो इसका कंपनी का असली नेचर जो है, जब हमने लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल किया तब पता पड़ा कि ये तो एनिमी कंपनी की तरह काम कर रही है। इसलिए हम ऐसे सिचुएशन में टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, दैट इज टू फाइंड आउट वेदर द कंपनी इज एनिमी कंपनी और अ फ्रेंड कंपनी। पढ़ गई इसको। in the law relating to the trade with the enemy, where the test of control is adopted. The वेयर leading case. वेयर द टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज अडॉप्टेड। टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज अडॉप्टेड का मतलब सर, कोई भी कंपनी होती है, उस कंपनी में होते हैं मेंबर्स या शेयर होल्डर्स। यस सर। ये मेंबर्स या शेयर होल्डर्स का इस कंपनी के ऊपर कंट्रोल होता है या नहीं होता है? हाँ सर, होता है। कंट्रोल कैसे होता है सर? हर शेयर के पीछे वोटिंग राइट्स होते हैं या नहीं होते हैं, जिससे उस कंपनी में जो भी हो रहा होता है उसमें डिसीजन ये लोग ले सकते हैं। तो सर एक्चुअल कंट्रोल किसका है सर? एक तो कंपनी का दिमाग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनका भी कंट्रोल होता है इस पे। और सर इस कंपनी में मेजर डिसीजंस में सर जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी तो वोटिंग राइट्स रखते हैं, तो सर इनका भी तो कंट्रोल है। तो सर हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में पीछे से उस कंपनी को कंट्रोल कर कौन रहा है। देखो, इन द लॉ रिलेटिंग टू ट्रेडिंग विद द एनिमी वेयर द टेस्ट ऑफ कंट्रोल इज अडॉप्टेड। इस कंट्रोल का मतलब समझ में आ गया ना? हाँ सर। कंट्रोल कौन कर रहा है हमें ये टेस्ट करके देखना पड़ेगा। पढ़ गई। The leading case in this point is Daimler Co. Ltd. versus Continental Tire and Rubber Co. ये If the public पता है, सबसे पहले तो ये कंपनी है, ठीक है, और ये एलटीडी नहीं लिमिटेड है। ठीक है, दो तरीके की होती है ना कंपनी, लिमिटेड और अनलिमिटेड। बताया था, जिनके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और जिनके मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, तो डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। ये कंपनी तो आज भी इंडिया में अपना काम कर रही है। कॉन्टिनेंटल टायर नाम का एक ब्रांड सुना है आपने? जैसे एमआरएफ है, जैसे सीएट टायर्स है, वैसे कॉन्टिनेंटल टायर भी इंटरनेशनल ब्रांड है, इंडिया में भी इसकी प्रेजेंस है। हालांकि ये केस इंटरनेशनल केस है, इंग्लिश केस है, पर कंपनी वही है कॉन्टिनेंटल टायर वाली। तो सर केस का नाम क्या है? डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। आगे पढ़ भी, इसमें क्या हुआ इस केस में? If the public interest is not likely to be jeopardy, the court may not be willing to crack the corporate shell, but it may rend the veil for ascertaining whether a company is an enemy company. देखो, It यदि है is ना, यदि कंपनी के पीछे जो भी लोग काम कर रहे हैं उससे है ना पब्लिक इंटरेस्ट हैम्पर नहीं हो रहा है, तो फिर है ना कोर्ट्स इस लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल को आसानी से नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन लेकिन यदि पब्लिक इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा है तो कोर्ट्स ये डेफिनेटली देखना चाहेंगे कि कंपनी के पीछे काम कौन लोग कर रहे हैं यार, जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो जब वो कंपनी के पीछे बैठे हुए लोगों को देखना चाहेंगे, देखेंगे, तो उन्हें पता पड़ेगा अरे ये तो हमारी एनिमी कंट्री के लोग कंट्रोल कर रहे हैं इस कंपनी को। तो यानी कि हम यदि उनके साथ में डीलिंग करते हैं तो हम एनिमी के पास में अपना पैसा भेजेंगे या कुछ ना कुछ रिसोर्सेज भेजेंगे, जो कि फिर उसी पैसे से हमारे देश के इंडिया के साथ में फाइटिंग करेगा। सो इट वुड नॉट बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू डील विद सच अ कंपनी। लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी हैम्पर्ड। लार्जर पब्लिक वुड बी एट नुकसान, नुकसान पे रहेगी। बात समझ में आई? यस सर। तो सर, तो if the public interest is not likely to be affected, the court may not be willing to crack the corporate way। ठीक है, वो उसको देखना ही नहीं चाहेगी। बट इट में रेंट द व्हील फॉर असरटेनिंग वेदर अ कंपनी इज एन एनिमी कंपनी। हाँ, तब वो उठा के जरूर देखने की कोशिश करेगी कंपनी एनिमी कंपनी है या फिर फ्रेंड कंपनी है। आगे बढ़ गई। It is true that unlike a natural person, a company does not have mind or conscience. Therefore, it cannot be a friend or foe.
It may, however, be characterized as an enemy company if its affairs are under the control of people of an enemy country. ठीक है, For this purpose, कंपनी का खुद का दिमाग तो होता नहीं है, तो कंट्रोल कौन कर रहे हैं कि सर शेयर होल्डर्स वगैरह जो भी हैं, क्या वो एनिमी कंट्री के लोग उस कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उस कंपनी का नेचर एनिमी कंपनी जैसा हो जाएगा. सो फॉर दिस पर्पस द कोर्ट में एग्जामिन दी कैरेक्टर ऑफ द पर्संस हु आर रियली एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. जो भी उस कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, उसके पीछे उनका कैसा एनिमी कैरेक्टर है, क्या है, वो देखेगी. और फिर लिफ्टिंग की जरूरत पड़ी तो लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कर लेगी, और इस कंपनी और इस पीछे बैठे हुए लोगों को अलग अलग मानने से मना कर देगी. एनिमी कंपनी का कैरेक्टर होते ही, एनिमी कंपनी का कैरेक्टर होते ही इसको मतलब लिफ्टिंग कर किया जा सकता है, लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल. तो सर पहला पॉइंट लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का, ये पता लगाने के लिए कि क्या अपन ट्रेडिंग विद एनिमी कर रहे हैं, या टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है, उसके लिए किया जा सकता है. एक्चुअल में डेमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी में हुआ क्या था कि सर मान लो शायद जर्मनी की एक कोई कंपनी थी, वर्ल्ड वार हुआ था ना, तब जर्मनी और सब बाकी सारे देश और सब आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे. तो जर्मनी में ही, या जिस भी कंट्री की बात हो रही है, उधर कंपनी फॉर्म हुई, उधर ये दूसरी कंपनी फॉर्म हुई. ठीक है, ये दोनों कंपनियां कहा, डेमलर कंपनी लिमिटेड और कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, दोनों एक ही देश में फॉर्म हुई. लेकिन सर इधर से इधर टायर की सप्लाई करी करी थी. ठीक है, बाद में इधर से इधर सप्लाई हुई, इसको अभी पैसे चुकाना बाकी, तो इस कंपनी ने पैसा मांगा यहाँ से कि सर मैंने आपको टायर सप्लाई किए थे, उसके पैसे भेज दो. बाद में सडन इस कंपनी ने मना कर दिया ये भेजते हुए, नहीं तुम एनिमी कंपनी हो. अरे मैं एनिमी कंपनी कैसे हूँ भाई, मैं तो आप ही के देश में बनी हुई हूँ, मैं कोई दूसरी कंट्री में थोड़ी ना बनी हुई हूँ. नहीं नहीं, आप बने हुए हमारे देश में हो, लेकिन आपको पीछे से आप में जो मेंबर्स हैं, वो मेजोरिटी कौन कंट्रोल कर रहे हैं, सर वो एनिमी कंट्री के लोग हैं. तो हम तो आपको सही में पर्दा उठा के देखें तो आपकी कंपनी का नेचर एनिमी कंपनी का है, इसलिए हम पैसा नहीं देंगे. तो ये कंपनी कोर्ट चली गई भाई, टायर सप्लाई हो गए, पैसा नहीं दिया. कोर्ट ने लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल इस कारण से बिल्कुल सही करार दिया, बोला तुम्हारा नेचर एनिमी कंपनी का है, इसलिए यदि हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करके पीछे बैठे हुए लोगों को देखें, इसलिए आपको पेमेंट हाल फिलहाल जब तक वो वॉर चल रहा है तब तक नहीं होगा. ठीक है, ये केस समझ में आ गया. कुछ केसेस जो समझाने लायक हैं वो मैं आपको समझा दूंगा, कुछ केसेस में केवल आपको रटना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है, तो वहां पर रट लेना. ठीक है, चलिए. सेकेंड इंस्टेंस जहां पर कोर्ट ने सेपरेट लीगल एंटिटी मानने से मना कर दिया, टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू और टैक्स, टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू और टैक्स. कल एक केस बताया था ना मैंने आपको, जिसमें एक आदमी था, दिनशॉ मानिक जी पेटिट, दिनशॉ मानिक जी पेटिट करके एक आदमी था. उसके पास में ह्यूज इनकम आती थी. कैसे कि सर इसके पास में खूब सारे शेयर्स थे और खूब सारे डिबेंचर्स थे. शेयर्स पे तो क्या मिलता था, खूब सारा डिविडेंड, और डिबेंचर्स पे क्या मिलता था, खूब सारा इंटरेस्ट. तो सर इतना सारा आई एम सॉरी, इतना सारा जो भी मिलता था उसके ऊपर क्या हो जाता था सर, टैक्सेशन सरकार खूब सारा ले लेती थी. तो आपको याद आ रहा है, इसने बहुत सारी कंपनीज बनाई और अपने शेयर्स और डिबेंचर्स इनमें ट्रांसफर कर दिए. तो अब इनकम किधर आने लग गई सर, इधर आने लग गई. उस इनकम को ये प्रिटेंडेड लोन के जैसे ले लेता था, और उस लोन को कभी वापस चुकाता ही नहीं था. तो सर इस तरीके से वो टैक्स को इवेड करने की कोशिश कर रहा था, गलत तरीके से. अच्छा, इन पांचों चारों पांचों कंपनियों में और कोई काम भी नहीं होता था. ठीक है, तो कोई काम हो रहा होता तब तो समझ में भी आता कि हाँ इनको क्यों बनाया गया, केवल इस टैक्स एवेजन के पर्पज से बनाया गया. तो सर इन कंपनियों का और दिनशॉ मानिक जी पेटिट का अलग अलग सेपरेट लीगल एंटिटी मानने से मना कर दिया गया. ये दोनों एक ही हैं ऐसा मान के टैक्सेशन किया गया. ठीक है सर, बताया था कल, याद आ रहा है? यस सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो अभी अपन सर, पढ़. हाँ भाई, किसको प्रॉब्लम है? जश शाह बोल. लोगों को कैसा, लाइक जज को कैसा पता चलेगा कि ये अभी जो उन्होंने नई कंपनी बनाई है वो बस हाँ, बस टैक्स इवेशन के लिए बनाई है, इसमें कोई काम चल रहा है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? जज को कैसे पता पड़ेगा? देख तू, अब जैसे अकाउंट्स या जब भी कुछ पढ़ेगा ना, तो तेरे को समझ में आएगा कि हर कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाती है,
हर कंपनी अपना P&L बनाती है, हर कंपनी अपना लेजर बैलेंस बनाती है। एक तो पब्लिक को तो भी कर सकते हैं अगर वो पब्लिक कंपनी है ना। प्राइवेट बना दी तो। क्या बोल रहा है, वापस बोल। अरे एक पब्लिक कंपनी है तो ही पब्लिक लाइक लोग को बैलेंस शीट देखने मिलेगा। प्राइवेट कंपनी का बैलेंस शीट कैसे देखना। प्राइवेट कंपनी का बैलेंस शीट कैसे देखेंगे? अच्छा जी, फिर तो तू कहेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है, पहचानता है ये क्या होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे जाके आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ में जब आपको जाके रजिस्टर करना पड़ता है तो हर कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है या नहीं होता है, सुना है? तो ये भी तो इनको यहाँ पर MCA पे जाके डिपॉजिट करना पड़ेगा, करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? तो मिस्टर एक्स इस कंपनी से डील करने के लिए आ रहे हैं, तो उनको आगे अपन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट में कि सर उनको MOA और AOA जो है वो हर कंपनी का, जिस भी कंपनी से डील करने जा रहे हैं उनका पहले पढ़ के जाना पड़ेगा। तो सर अब ये भी तो नहीं मिलेगा यदि प्राइवेट कंपनी हो तो, तेरे हिसाब से तो प्राइवेट कंपनी है तो ये कहाँ से मिल जाएगा? हाँ अरे बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में थोड़ी सी फीस भरेंगे और इसकी कॉपीज हम लोग को मिल जाएगी। बात समझ में आई? यस सर। अब देख, तूने जो क्वेश्चन पूछा है उसका मैं अलग आंसर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप किसी पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी के अकाउंट्स हासिल नहीं कर सकते हो, सर सब हो जाते हैं उसमें, दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि जज को कैसे पता पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट ये है कि जज को कैसे इंफॉर्मेशन पता पड़ेगी कि इसने किया है या नहीं किया है। सर मान लो दिनशो मानिक जी पेटेंट थे, उन्होंने ऐसा ये 4 अलग अलग कंपनियां बना दी, 1 2 3 4 5, 5 अलग अलग कंपनी बना के जो काम अभी समझाया वो कर दिया, ठीक है सर। सर इनकम टैक्स अथॉरिटी को पता पड़ गया कि इस कंपनीज में, इन कंपनीज का भी रिटर्न फाइल होता है या नहीं होता है, बता मेरे को। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है या नहीं होता है कंपनीज का, जश शाह? होता है। होता है। उसको पता पड़ गया, आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और AI इतना स्ट्रांग हो गया है जो इनकम टैक्स सिस्टम्स में लगता है, उनको पता पड़ गया पांचों के पीछे यही आदमी है, इस कंपनी में और कोई भी काम नहीं हो रहा है। जब इनकम टैक्स अथॉरिटीज के साथ में रिटर्न फाइल करोगे वो पकड़ लेते हैं, सूंघ लेते हैं। तो उन्होंने कहा सर हम तो आपको एक ही मानेंगे, ये पूरा आपने गलत सिस्टम किया। इसने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो 5 अलग अलग कंपनीज बनाई है। तो सर इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने इसके ऊपर टैक्स ठोका, इसने भरने से मना कर दिया, ठीक है। बात पहुंची कोर्ट में, कोर्ट में क्या होगा, दिनशो मानिक जी पेटेंट वर्सेस डिपार्टमेंट या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इस तरीके से आएगा। तो जज को तो सारी इंफॉर्मेशन या तो ये देगा या ये देगा, समझ में आ रही है बात, जिसके बेसिस पे कोर्ट डिसीजन लेगा। तो ये बात छोड़ दे कि है ना इंफॉर्मेशन कहाँ से जज को पता पड़ी, सब पता पड़ती है, सारी सारी चीजें होती है, ठीक है। गॉट द पॉइंट? अब उसको, जज को ये इनकम टैक्स ऑफिसर ला के दे देगा, जो भी है इनकम टैक्स का वकील है वो ला के देगा, ठीक है। जज खुद तो बैठेगा नहीं कि हाँ भी मैं खुद खुद ये निकालता हूँ, ठीक है। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं। तो सर प्रोटेक्ट, अच्छा मैंने आपको उस दिन ये भी बताया था कि सर टैक्स इवेजन अलग चीज है और टैक्स अवॉइडेंस अलग चीज है, दोनों में फर्क होता है, यस और नो? टैक्स अवॉइडेंस इज लीगल, टैक्स इवेजन इज एन इलीगल आइटम। टैक्स अवॉइडेंस इज लीगल, टैक्स इवेजन इज इलीगल, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट। तो सर एक बार इसको पढ़ लो, इसमें से मेन केस जो हमको देखना है वो यही है, बाकी के नाम आपको बस याद रखने हैं और कुछ नहीं है, पढ़ ले इसको। So किधर से, to protect revenue tax? हाँ, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स। हाँ, in certain matters concerning the laws of taxes, duties and stamps particularly where the question of controlling interest is an issue. ठीक है। So Sir Brenson Limited versus Commissioner of Inland Revenue. अब देख, जज शाह कहाँ चला गया? जज शाह देख, कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। समझ में आया? इंफॉर्मेशन जज को कहाँ से मिलेगी? ऐसे सब मिल जाएगी सर, ठीक है। दिनशो मानिक जी पेटेंट केस में भी कहीं ना कहीं इनकम टैक्स अथॉरिटी ने ही बवाल मचाया होगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसकी डिटेल खुद इन्होंने भी नहीं दी है, मेन जो जिसकी डिटेल दी है हमको तो एक ये नाम ये वाला याद रखना है और ये वाले केस लॉ का नाम प्लस डिटेल्स याद रखना है, ठीक है। सो वेयर द कॉर्पोरेट एंटिटी यानी कि कंपनी इज यूज्ड टू इवेड और सरकमवेंट टैक्स, यानी उसको बाईपास करने की कोशिश की जा रही है,
या इवेड टैक्स इवेजन की कोशिश की जा रही है, द कोर्ट कैन डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट एंटिटी, यानी कि कोर्ट इस कंपनी की जो सेपरेट लीगल एंटिटी है और इसके जो भी मेंबर्स हैं उन दोनों को सेपरेट मानने से मना कर सकता है, जहां पर इसको एज अ टूल यूज किया जा रहा है फॉर टैक्स इवेजन। ठीक है, इन दोनों को मानने से, अलग अलग मानने से मना कर सकता है। जुग्गीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एक तो ये याद रख लेना। दूसरा है मेन केस जो है दिनशॉ मानिक जी पेटेंट, वो मैंने आपको बता दिया, पढ़ ले भाई। Where the corporate entity is used to evade or circumvent tax, the court can disregard the corporate entity. Juggilal versus Commissioner of Income Tax, AIR. सर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं AIR-SC। AIR का मतलब होता है ऑल इंडिया रेफरेंसर। सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजंस है ना उसको दिखाने के लिए, तुमको ये याद करने की जरूरत नहीं है। AIR ऑल इंडिया रेफरेंसर, SC सुप्रीम कोर्ट के केसेस से जोगीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आया है। ठीक है, तो न तो साल याद रखने की जरूरत है न ये, तुमको बस नाम याद रखना है, जोगीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो इन दिनशो मानिक जी पेटेंट केस क्या हुआ, मेन वो पढ़। In Dinshaw Manerjee Pettit case, it was held that the company was not a genuine company at all, but merely the assessee himself disguised under the legal entity of a limited company. The assessee earned huge income by the way of dividends and interest. So he opened some companies and purchased their shares in exchange of his income by the way of dividend and interest. The income was transferred back to assessee by the way of loan. The court decided that the private companies were a sham and the corporate veil was lifted to decide the real owner of the income. So the SSE earned huge income by way of dividends and interest। बहुत सारे शेयर्स थे, बहुत सारे डिवेंचर्स थे, उससे उसको डिविडेंड और इंटरेस्ट की बहुत सारी इनकम होती थी। सो ही ओपनड सम कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज खोल दी, परचेज देयर शेयर्स, उनके शेयर्स खरीद लिए, इन एक्सचेंज ऑफ हिज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। तो जो उसमें जाने लग गए उसके बदले में ये उनके शेयर्स लेता गया। ठीक है, दिस इनकम वॉज ट्रांसफर्ड बैक टू एसएससी बाय वे ऑफ लोन। तो जो कंपनी में ये जो शेयर्स और डिवेंचर्स की इनकम आती थी, ये दिनशो मानिक जी पेटेंट खुद लोन की तरह ले लेते थे और वापस कभी चुकाते नहीं थे उसको। ठीक है, द कोर्ट डिसाइडेड दैट द प्राइवेट कंपनीज वर अ मेयर शैम, वो जस्ट धोखाधड़ी का एक टूल था, एंड द कॉर्पोरेट वेल वाज लिफ्टेड टू डिसाइड द रियल ओनर ऑफ द इनकम। इनकम सही में किसकी है, इन दोनों को अलग अलग मानने से मना कर दिया, कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया, बोला एक ही मानेंगे और दिनशो मानिक जी को ही पूरे इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। अभी तक हमने दो इंस्टेंसेस पढ़ लिए लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के। पहला है टू डिटरमाइन द एनिमी कैरेक्टर, ट्रेडिंग विद एनिमी जिसको अपन बोलते हैं। सेकंड, टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू और टैक्स, यदि कोई टैक्स इवेजन की कोशिश कर रहा है गलत तरीके से तो फिर हम कंपनी और उस आदमी को अलग अलग मानने से मना कर सकते हैं। थर्ड इंस्टेंस where the corporate veil can be lifted is to avoid a legal obligation। केस का नाम है The workmen employed in Associated Rubber Industries Limited, Bhavnagar versus the Associated Rubber Industries Limited, Bhavnagar and others। मतलब ये जो कंपनी है इसके खिलाफ केस किया गया, किसने किया, इस कंपनी में काम करने वाले लोगों ने किया। द वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर एंड अदर्स। एक बार इसको पढ़ ले फिर समझाता हूँ। To avoid a legal obligation, where it was found that the sole purpose for the formation of the company was to use it as a device to reduce the amount to be paid by the way of bonus to workmen. The Supreme Court upheld the piercing of the veil to look at the real transaction. To look at the real transaction। देखो क्या हुआ था इस केस में, ये पूरी डिटेल दी हुई है, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं फिर अपन इस केस को पढ़ेंगे। ये वो कंपनी है, ठीक है सर, इस कंपनी में कुछ वर्कमैन है। वर्कमैन मतलब जिनको रोजगार मिला हुआ है, जो इधर नौकरी करते हैं। ठीक है सर, तो सर अब क्या हुआ, ये कंपनी को इन वर्कमैन्स को साल में एक बार बोनस देना पड़ता था। बोनस समझते हो ना, सबने सुना है ना बोनस क्या होता है, हैव यू हर्ड व्हाट इज बोनस। ठीक है, तो सर साल के अंत में कुछ ना कुछ इनको
एक्स्ट्रा इनकम कंपनी की तरफ से बोनस के तौर पे मिलती थी। अब क्या हुआ, वो बोनस का क्वांटिटी कितना होगा, क्वांटम कितना होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता था कि इस कंपनी के प्रॉफिट्स कितने, इस कंपनी के प्रॉफिट्स कितने, जितने ज्यादा प्रॉफिट्स उतना ज्यादा बोनस वर्कमैन को मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ सर, क्योंकि फॉर्मूला सेट है कि मान लो फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट का 10% बोनस के रूप में, तो जब जब प्रॉफिट बढ़ता जाएगा उतना उतना ज्यादा बोनस बढ़ता जाएगा। यस और नो, यस और नो, यस सर, ठीक है सर। तो सर अब क्या हुआ, इस कंपनी ने जब देखा कि मेरे प्रॉफिट्स बहुत सारे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक बात बतानी जरूरी है कि सर इस कंपनी को एक तीसरी कंपनी, ये कंपनी है, कंपनी नंबर 1, जिसका नाम है एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज भावनगर वाली, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री भावनगर। इसके पास में एक दूसरी कंपनी के शेयर्स थे, दूसरी कंपनी के शेयर्स थे कंपनी नंबर 2 के। इस कंपनी के पास में, कंपनी नंबर 1 के पास में कंपनी नंबर 2 के खूब सारे शेयर्स थे। उन शेयर्स पे कंपनी नंबर 1 को क्या मिलता था, डिविडेंड मिलता था ना। सिचुएशन समझ में आ रही है, वापस समझाऊं, सिचुएशन समझ में आ रही है, वापस समझाऊं। सुहान गोयल, श्रुति खरतड़े, ऋषा, सिचुएशन आ रही है समझ में। सुहान गोयल कहाँ चला गया। यस सर, यस सर। अच्छा सॉरी, आज मैं तेरे को इनवाइट करना भूल गया कि अपना कैमरा ऑन कर ले। हम्म, गोयल साहब, चलो, क्या सोता रहता है क्या। हाँ बस, जैसे मैं कोई लोरी सुना रहा हूँ ऐसे हेडफोन लगा के सुनता रहता है क्या है। ऐसे मत कर यार, चेहरा दिखा दिया कर। चलो तो सर सिचुएशन क्या है कि इस कंपनी के पास में कंपनी नंबर 2 के खूब सारे शेयर्स थे, तो उन शेयर्स पे डिविडेंड इनकम होती थी। डिविडेंड इनकम जाके कहाँ जुड़ जाती थी, P&L अकाउंट में जुड़ जाती थी, प्रॉफिट की जगह पे, ठीक है। यानी कि कंपनी के प्रॉफिट्स इन्फ्लेट हो जाते थे, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ जाते थे। जितना ज्यादा डिविडेंड ये कंपनी नंबर 2 अपने शेयर्स पे देगी, इस कंपनी नंबर 1 के प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे। यस सर। तो एंड में क्या हुआ, इस कंपनी नंबर 1 ने अपनी एक सब्सिडियरी कंपनी खोली। सब्सिडियरी कंपनी को मैं बोल देता हूं कंपनी नंबर 3। सब्सिडियरी कंपनी समझते हो, सब्सिडियरी कंपनी मतलब इस कंपनी नंबर 3 के शेयर्स जो कंट्रोल है जो इस कंपनी नंबर 3 पे, वो इस कंपनी नंबर 1 का है। तो ये कंपनी नंबर 1 हो गई होल्डिंग कंपनी, कंपनी नंबर 3 हो गई सब्सिडियरी कंपनी। जब किसी एक कंपनी का दूसरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल होता है तो ये होल्डिंग कंपनी हो जाती है और ये सब्सिडियरी कंपनी हो जाती है। कंट्रोल कैसे हो सकता है, देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जब इस कंपनी के शेयर जो है वो सारे के सारे इस कंपनी के पास में है, तो सारी की सारी वोटिंग पावर इस कंपनी की इस पहली कंपनी के पास में है या नहीं है। तो इस कंपनी के ऊपर इस पहली वाली कंपनी का कंट्रोल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। हाँ सर। तो सर ये कंपनी नंबर 3 खोली कंपनी नंबर 1 ने, एसोसिएटेड रबर फैक्ट्री ने। ये जितने भी शेयर्स इस कंपनी नंबर 2 के कंपनी नंबर 1 के पास में थे वो सारे ट्रांसफर कर दिए अपनी सब्सिडियरी कंपनी में। यानी कि अब ये जो कंपनी नंबर 2 डिविडेंड इनकम दे रही थी, अब इस कंपनी ने में नहीं आके इस कंपनी में आने लग जाएगी। क्या सिचुएशन समझ में आई, बोलो यस और नो। कि सर जब इस कंपनी से जो डिविडेंड इनकम मिल रही थी उसको, वो शेयर्स को इस कंपनी ने इस नई कंपनी में ट्रांसफर कर दिए। तो यानी कि अब ये जो कंपनी के डिविडेंड इनकम इधर आ रही थी वो अब इधर नहीं आएगी, वो भी इस नई कंपनी में पहुंचने लग जाएगी। तो इसके कारण ये कंपनी है, ये इसने सब्सिडियरी कंपनी खोली। इस नेक्स्ट कंपनी एक्स लिमिटेड के जो डिविडेंड इनकम इधर आ रही थी वो इधर नहीं आके इसमें आने लग गई, इसमें आने लग गई। तो इस ओरिजिनल कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया या नहीं हो गया। P&L अकाउंट में प्रॉफिट कम, डिविडेंड इनकम गायब हो गई ना। यस सर। प्रॉफिट कम हो गया या नहीं हो गया। यस सर। वर्कमैन कहाँ काम करते हैं, वर्कमैन कहाँ काम करते हैं सर, वो तो इस कंपनी में करते हैं, इसमें थोड़ी ना करते हैं, सब्सिडियरी कंपनी में थोड़ी ना करते हैं, इसमें करते हैं। तो जब इसका प्रॉफिट कम हो गया तो सर बोनस भी कम जाएगा वर्कमैन को या नहीं, बताइए।
वर्कमैन को बोनस का परसेंटेज भी, टोटल बोनस प्रॉफिट कम हो गया तो बोनस भी कम जाएगा। यस सर। वर्कमैन को समझ में आ गया कि ये जो इन मालिक लोगों ने नई कंपनी खोली है, सब्सिडियरी कंपनी, उसको खोलने का और कोई ऑब्जेक्टिव या और कोई उद्देश्य नहीं है सिवाय इसके कि इस पहली कंपनी का प्रॉफिट कम कर दे। इस नई सब्सिडियरी कंपनी में और कोई काम भी नहीं हो रहा था, ठीक है। वो केवल इसलिए बनाई गई थी कि यहाँ की कुछ इनकम यहाँ ट्रांसफर कर दे तो यहाँ पर बोनस कम देना पड़ेगा हम लोगों को, इन वर्कमैन को। ये बात वर्कमैन को समझ में आ गई। तो वर्कमैन गए कोर्ट में। कोर्ट में इस कंपनी ने बोला सर ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, दोनों कंपनी सेपरेट है, दोनों कंपनी अलग अलग पर्सन है इनटू द आइज ऑफ लॉ। अपन ने पढ़ा ना, कंपनी इज एन सेपरेट लीगल एंटिटी इनटू द आइज ऑफ लॉ। हाँ सर। तो पहली कंपनी और दूसरी कंपनी दोनों सेपरेट है सर इनटू द आइज ऑफ लॉ। यस सर। तो सर उसमें डिविडेंड इनकम हमने ट्रांसफर कर दी, तो अब इससे वर्कमैन का कंपनसेशन कम हो गया, तो हम क्या करें। कोर्ट बोला कि देखो इस कंपनी नंबर 2 में हाल फिलहाल तो कोई काम हो भी नहीं रहा है, आपने इस कंपनी को केवल इसलिए बनाया है ताकि आप अपने वर्कमैन को बोनस कम दे सकें, ठीक है, इसीलिए बनाया, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। इस कंपनी को खोलने का सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि सर यू वांट टू अवॉइड योर लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ पेइंग द बोनस टू द वर्कर्स। You want to avoid your legal obligation of paying the bonus to the workers, जो उनको मिलना चाहिए आप उसको अवॉइड करना चाह रहे थे, इसीलिए आपने ये अपनी दूसरी कंपनी खोल ली। तो हम इस कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी मानने से मना करते हैं, दोनों को एक ही मानेंगे, और आपको वो बोनस, वो इनकम यहाँ जोड़ते हुए फिर उन वर्कमैन को बोनस देना पड़ेगा। आपने केवल ये कंपनी केवल अपना लीगल ऑब्लिगेशन अवॉइड करने के लिए खोली है, तो हम इस कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी मानने से मना करते हैं। केस समझ में आ गया, वर्कमैन के फेवर में डिसीजन गया। बोलो रे, केस समझ में आ गया सबको? जश आ गया? दक्ष अग्रवाल, एंसल फर्नांडीस आ गया भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन इसको पढ़ लेते हैं। Workmen of Associated Rubber Industry Limited versus Associated Rubber Industry Limited. The facts of the case are that a limited purchased shares of ए B Limited by ए A लिमिटेड Limited A Limited purchased shares of B Limited by investing a sum of 4,50,000 rupees. The dividend in respect of these shares was shown in the profit and loss account of the company year after year. It was taken into account for the purpose of calculating the bonus payable to workmen for the company of the company. Sometime in 1968, the company transferred the shares of B Limited to C Limited subsidiary, wholly owned by it. देखो Thus, अभी तक समझ में आ गया ना, ए लिमिटेड और कोई नहीं है, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड ही है। इसने बी लिमिटेड के शेयर्स खरीदे थे, 4.5 लाख रुपए देके इसके शेयर्स आए, उन शेयर्स पे डिविडेंड मिलता था, वो डिविडेंड P&L अकाउंट में जुड़ जाता था, इनकम ही थी ना इसकी, तो P&L अकाउंट में जुड़ जाता था तो उससे प्रॉफिट इन्फ्लेट हो जाते थे, प्रॉफिट इन्फ्लेट हो जाते थे तो सर बोनस देना पड़ता था। यस सर। और ये सालों से यही परिपाटी चल रही थी कि डिविडेंड इस बी का ए में आ जाता था और फिर वो उस हिसाब से वर्कमैन्स को बोनस दे दिया जाता था, ठीक है। अब बाद में इस कंपनी ने क्या किया कि सर एक सी लिमिटेड नाम से एक होली ओन्ड सब्सिडियरी, होली ओन्ड का मतलब इस सी लिमिटेड के 100% ओनरशिप ए के पास में थी, यानी कि 100% शेयर ए लिमिटेड के पास में थे, यानी कि पूरा का पूरा कंट्रोल एक के पास में था। तो ये सब्सिडियरी बनाई और इसमें वो बी के शेयर्स इसमें ट्रांसफर कर दिए जो ए के पास में थे, ठीक है। तो सी लिमिटेड और सब्सिडियरी होली ओन्ड बाय इट, उसमें ट्रांसफर कर दिए बी लिमिटेड के शेयर्स। आगे बढ़ गई। Thus, the dividend income did not find place in the profit and loss account of A Limited, with the result that the surplus available for the payment of the bonus to the workmen got reduced. ठीक है जी, आगे बढ़िए। Here, a company created a subsidiary and transferred to it its investments holding in a bid to reduce its liability to pay the bonus to its workers. Thus, the Supreme Court brushed aside the separate existence of the subsidiary company. The new company so formed had no assets of its own except those
transferred to it by the principal company, with no business or income of its own except receiving dividends from shares transferred to it by the principal company and serving no purpose except to reduce the gross profit of the principal company so as to reduce the amount of paid as bonus to workmen. दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग जो ये लास्ट 3-4 लाइनों में समझाया है ना। ये क्या बोल रहा है कि सर इसको अपनी बोनस देना कम करना था तो इसने अपनी एक सब्सिडियरी कंपनी खोली। यस सर। वो जो तीसरी कंपनी के शेयर्स इसके पास में थे उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिए, इसमें कर दिए, तो इससे डिविडेंड इनकम इधर आने लग गई। यस। अब ये जो लास्ट की 3-4 लाइनों में लिखा है कि सर साफ दिख रहा है इस कंपनी में कोई बिजनेस नहीं हो रहा था, कोई काम नहीं हो रहा था, ये कंपनी केवल और केवल डिविडेंड्स रिसीव करने का काम कर रही थी और कोई काम नहीं कर रही थी, कोई धंधा नहीं हो रहा था, कोई एक्टिव कंपनी नहीं थी ये। ठीक है। तो सर द न्यू कंपनी सो फाउंड हैड नो एसेट्स ऑफ इट्स ओन, खुद की कोई एसेट्स नहीं थी सिवाय उसके जो कि प्रिंसिपल कंपनी ने दिए थे, कोई बिजनेस नहीं था, कोई बिजनेस इनकम नहीं थी सिवाय उन डिविडेंड्स के। ठीक है। सर्विंग नो पर्पस, वो कंपनी का कोई काम भी नहीं था एक्सेप्ट टू रिड्यूस द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द होल्डिंग कंपनी और प्रिंसिपल कंपनी सो दैट रिड्यूस द अमाउंट पेड एज बोनस टू द वर्कर्स। और कोई पर्पस नहीं था। तो एग्जाम में यहाँ पर फंसा सकते हैं, बोल सकते हैं कि सेम सिचुएशन कॉपी करके दे सकते हैं कि इस कंपनी के शेयर जो इस कंपनी ने लिए थे वो इधर ट्रांसफर किए। और फिर एक छोटा सा एक पॉइंट, आजकल पेपर बड़े ऐसे आ रहे हैं जलते हुए, हाथ लगाओ तो हाथ जल जाएगा ऐसे पेपर्स आ रहे हैं। ठीक है। बोल देंगे इस कंपनी में खुद का भी काम धंधा था, ये खुद का प्रोडक्शन भी करती थी। ठीक है। यानी कि वो अब आपको दिमाग लगाने पे मजबूर कर रही है कि ये कंपनी केवल और केवल इधर से इधर डिविडेंड इनकम शिफ्ट करने के लिए नहीं और सही में बनाई गई है। तो अब आपको अपना आंसर चेंज करना पड़ जाएगा कि नहीं भैया, फिर इन दैट केस लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल नहीं होगी यदि इस कंपनी में सही में और कोई दूसरा पर्पस भी सॉल्व हो रहा है। नहीं तो आप तो रटा रटाया आंसर मार दोगे। क्या रटा रटाया आंसर मार दोगे कि वर्कमैन एसोसिएटेड विद भावनगर रबर इंडस्ट्री और ऐसा ऐसा करके आप केस लिख के आपको जो याद है आप उतना दिमाग यहाँ चिपका दोगे और बोलोगे हाँ मेरे तो नंबर आ गए। जबकि वो एक लास्ट लाइन में यदि छेड़छाड़ कर दी एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाते समय कि इस कंपनी में और भी काम हो रहा है, तो फिर अब कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो काम सही में इसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करता है या नहीं करता है। नहीं करता है और केवल रिड्यूस करने के लिए की गई है, तब तो भैया सेपरेट लीगल एंटिटी मानने से मना कर देंगे क्योंकि ये केवल अपनी आपके लीगल ऑब्लिगेशन को अवॉइड करने के लिए बनाएगी। हाँ यदि उसमें सही में कोई ढंग से काम हो रहा है तो फिर सेपरेट लीगल एंटिटी को छेड़ा नहीं जाएगा। ठीक है। क्या ये तीसरा पॉइंट समझ में आया? टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन यदि आपने कोई कंपनी बनाई है तो हम लिफ्टिंग ऑब्लिक पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कर सकते हैं। बोलो सर समझ में आ गया ये केस? यस। चौथे और पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले एक बार सेम लिंक पे रिज्वाइन कर लो, टाइम खत्म हो रहा है।